नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है सुमंत और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो हिमालय के रेंजेस हैं उनके बारे में पढ़ाई करी। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक के बारे में पढ़ा, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, इस सब चीज़ों को देखा। आपको इस लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। प्रेप आईएएस टेलीग्राम पर जाके सर्च करना, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी जो पूरी लेक्चर सीरीज़ है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए, जहाँ पर ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट मैं पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, सीसैट, ये सब चीज़ आपको पढ़ाई जाएंगी इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको एंजॉय कीजिए, सारे जो नोट्स हैं साथ में बनाते चलिए। और हम लोग पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या 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 हमने कल पढ़ा था। थोड़ा सा हम कल का पहले रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने पहले बताया था कि हमारा भारत का लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है। नॉर्दर्न माउंटेन हिमालय, उसके बारे में पढ़ा। 3 रेंजेस, हिमालय, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल, 3 पार्ट हैं हिमालय के। जो हिमालय है उसके 3 रेंजेस, कैसे बना है हिमालय, हमने उसके बारे में बताया। अपलिफ्टमेंट हुआ, अभी भी बढ़ रहा है, इसकी ऊंचाई किस तरह से वैरी करती है। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, स्ट्रक्चर कैसा है शिवालिक का, उसके बारे में बताया। एंटीसीडेंट रिवर्स, इरोजन ऑफ द रिवर्स, वेस्टर्न ईस्टर्न हिमालय के बारे में बात करी हमने। क्या कारण है कि जो वेस्टर्न हिमालय है वो ज़्यादा चौड़ा है ईस्टर्न हिमालय के मुकाबले। क्या कारण है कि ईस्टर्न हिमालय में शिवालिक नहीं मिलता, वेस्टर्न वाले में शिवालिक मिलता है। तो ये सब बातें हमने कल डिस्कस किया था, और दोनों में जो अंतर है वो भी हमने आपको सारा पढ़ाया था। ठीक है, आपको मैंने क्वेश्चन भी करवाया था। चलिए, अब आती है बात नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय, असम हिमालय हो गया, नंदा देवी। हाँ, यहाँ से बात शुरू होती है। जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था आसाम हिमालय के बारे में, यहाँ पर बात आई थी दुआर की। मैंने बताया था कि ईस्टर्न हिमालय में शिवालिक नहीं पाया जाता, शिवालिक की जगह पर दुआर पाए जाते हैं। दीफू पास यहीं पर है, जो कि इंडिया, चाइना और म्यांमार का ट्राई जंक्शन है। और जो पिछला वाला हमारा था नेपाल हिमालय, याद है ना, उसमें एक था नत्था जलेबी खा रहा है ना। तो नत्था क्या कर रहा था, जलेबी खा रहा था, और वहाँ पर जो आपके इसके जेलेपला था, है ना, और एक जो जिला था, नाथुला था, है ना। नत्था से नाथुला और जलेबी से जो जिला। तो दो जो रेंजेस, जो हमारे 2 पाथ थे वहाँ पर पाए जाते थे। ठीक है, ये सब हो गया। चलो सवाल देखिए जरा एक। नंदा देवी जो पीक है ये किसका पार्ट है? आसाम हिमालय का, कुमाऊं हिमालय का, पंजाब का, नेपाल का, किस हिमालय का पार्ट है नंदा देवी? नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। आसाम से तो बहुत दूर है, नेपाल से भी दूर है, नेपाल सटा हुआ है मगर उसमें अलग है। पंजाब नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। जो उत्तराखंड में है कुमाऊं हिमालय में आता है। उत्तराखंड में 2 हैं, गढ़वाल हिमालय और कुमाऊं हिमालय। तो आपका जो कुमाऊं हिमालय है उसका पार्ट है नंदा देवी पीक। जब आप यहाँ पर घूमने जाएंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर, तो वहाँ पर आप घूम सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे कि दून क्या होता है। देखो, हिमालय जब बन रहा था तो उसके पहले नदी गुजर रही थी, नदी उधर से आ रही थी, नदी आ रही है, हिमालय अपना धीरे धीरे उठ रहा है। तो हिमालय के उठने की वजह से नदी का जो पाथ है वो अवरुद्ध हो गया। ठीक है ना। तो नदी का जो पानी है वो यहाँ पर जमने लग गया। ये पानी जमा, धीरे धीरे नदी का जो सेडिमेंट है वो भी आकर के यहाँ पर सब जमने लग गया। समय के साथ नदी ने पहाड़ को काट करके अपना रास्ता बना लिया। क्या किया? काट के अपना रास्ता बना लिया। तो नदी आगे बढ़ गई, जो झील बना हुआ था झील का पानी भी आगे बढ़ गई रास्ते के सहारे। अब ये झील सूखने लग गई, ये झील सूखने लग गई, और ये सूखी हुई झील दून कहलाती है। क्या कहलाती है? दून कहलाती है, जो हमें देखने को मिलता है। तो दून क्या है? इट इज़ ड्राई लेक्स बिटवीन ग्रेट एंड मिडिल हिमालय। जैसे कि देहरादून है, यह शिवालिक और मसूरी रेंज के बीच में है। ठीक है ना। तो
तो यहाँ पर इस तरह से दून का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? यहाँ पे इस तरह से दून का फॉर्मेशन होता है। अब देखो करेवा, करेवा मिलता है हमको जम्मू कश्मीर हिमालय में। ये क्या होता है? ये कश्मीर वैली में फ्लैट टॉप्ड टेरेस होते, मतलब ये देखो ध्यान से, ये उठी हुई ज़मीन होती है जो महीन मिट्टी से बना हुआ होता है। क्ले, सैंड फ्रॉम ओल्ड टाइप लैंड, फर्टाइल काफ़ी होता है। यहाँ पर केसर की खेती होती है। दिखाता हूँ फोटो भी उसको, देखो ये जो केसर है इसकी खेती होती है। बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है और एक केसर काफ़ी महंगा बिकता है। इसी फ्लैट टेबल लैंड को हम लोग करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? करेवा कहते हैं। अब देखो ध्यान से, हिमालय के बारे में हमने पढ़ लिया, रेंज पढ़ लिए। अब इसका महत्व समझो, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है हिमालय का। सबसे पहला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, जो कोल्ड साइबेरियन हवाएं आती हैं नॉर्दर्न पार्ट से, मतलब उधर से, उसको भारत में इंटर करने से रोकता है। अगर हिमालय इसको ना रोके तो भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। अगर हिमालय नहीं होता तो तिब्बत का पठार नहीं बना होता। अगर चूँकि तिब्बत का पठार नहीं बना हुआ है तो वो गर्म होकर के लो प्रेशर पैदा नहीं करेगा। अगर लो प्रेशर पैदा नहीं करेगा तो जो मानसून विंड हैं वो भारत की तरफ आकर्षित नहीं होंगी और रेनफॉल भी नहीं होगा। जब रेनफॉल ही नहीं होगा तो भारत एक मरुस्थल बन जाता, डिज़र्ट बन जाता। मानसून है तभी तो भारत पूरा हरा भरा है। तो हिमालय के बनने के कारण ही तिब्बत का पठार और जो सारी जो चीज़ें हैं मानसून का पूरा पैटर्न वो हमारे पास आया है। हिमालय के कारण सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट STWZ ये 2 भागों में बढ़ जाता है और हमारे यहाँ विंटर रेन लेकर के आता है। मतलब कि ठंड के दिनों में जो हवाएं आ रही होती हैं मेडिटेरेनियन सी से, उधर से जो आपका मेडिटेरेनियन सी है ना, उससे हवा लेकर के आ रहा होता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, जो काफ़ी ह्यूमिडिटी रखता है। ये ह्यूमिडिटी ठंड के दिनों में, मतलब जनवरी वगैरह में हमारे यहाँ करके बारिश कराती है। और ये जो विंटर रेन है यही राबी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है रेनफील्ड एरिया में। समझ गए? बारिश हो गई, फसल हो गया। अब ये जो हिमालय है वो हमारे यहाँ पेरिनियल रिवर का सोर्स है, मतलब ऐसी नदियाँ जो सालों भर पानी रखती हैं अपने में। गंगा है, यमुना है। जो हमारा नीचे की नदियाँ हैं, पेनिनसुलर प्लेटो की नदियाँ हैं, उसमें सालों भर पानी नहीं रहता। वो सब मौसमी नदियाँ हैं, सीजनल रिवर हैं। बारिश होती है, पानी आता है, उसके बाद फिर वो सूख जाता है। फॉरेस्ट यहाँ पर मिलता है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर है, कई सारे मिनरल जैसे कि कोयला है, एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट जो कोल होता है वो यहाँ पर मिलता है कालाकोट में। निकेल, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, सारे जो मिनरल होते हैं वो हमको हिमालय रीजन में मिलते हैं। वहाँ पर सॉल्ट का भी एक्सट्रैक्शन होता है, वहाँ से नमक भी निकाला जाता है। मगर ये बहुत सारे जो मिनरल हैं वो मतलब अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किए जा पाए हैं, क्योंकि बहुत ही यंग माउंटेन है, बहुत ही अनस्टेबल माउंटेन है। ठीक है ना, अभी बढ़ ही रहा है। मगर हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटो का जो माउंटेन है वो काफ़ी स्टेबल है, वो काफ़ी स्टेबल जो टेरेन है माना जाता है। चलिए अब एक सवाल कीजिएगा, इफ़ देयर वेयर नो हिमालयन रेंज व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑफ इंडिया ऑन इंडिया? क्या होता? मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया। सही बात। इंडो गंगेटिक प्लेन वुड बी डिवाइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल। अगर हिमालय नहीं होता तो जो नदियों में पानी आता है, मतलब हमारे जो नॉर्दर्न की जो नदियां हैं उसके बारे में बात हो रहा है, पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एट प्रेजेंट। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका हिमालय नहीं होता तो तिब्बत का पठार नहीं बना होता, मानसून थोड़ा सा अलग होता है। फिर मानसून होता तो मानसून पार हो जाता हिमालय को, मतलब अगर वहाँ पर नहीं, हिमालय का जो ईस्टर्न पार्ट है वही ना रोकता है, ब्लॉक करता है, और साउथ एशिया के भीतर ही रखता है इसको, मानसून को। तो पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरे के बारे में हमको कंफर्म नहीं है। मान लो कि आपको नहीं पता है तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन देखो, 1 2 किस में है, सॉरी 1 3 किस में है जी? 1 3 यहाँ पर है और 1 2 और 3 यहाँ पर है। हमको जो रिस्क है वो लेना पड़ेगा। अगर आप इस तरह के सवाल में फंस जाएं कि आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है और आपका 2 बचा हुआ है, तो वहाँ पर आप अटेम्प्ट ले लीजिए, क्योंकि आपको अपना अटेम्प्ट मैक्सिमाइज़ करना है। और यहाँ पर
चांस केवल 50-50 है, या तो सही होगा या तो गलत होगा, ठीक है ना, मतलब या तो ये सही है या तो ये गलत है, सही गलत तो हमेशा 50-50 ही होता है, मगर प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0.5 की है, मतलब 50% चांस है आपके सवाल का सही होने की, तो यहाँ पर आप ले लेंगे। जो इंडो गंगेटिक प्लेन है इट वुड बी डिवाइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे डी, 1, 2 एंड 3 तीनों यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखते हैं, अगर आप हिमालय में ट्रेवल करेंगे तो इनमें से आप क्या क्या चीज़ें पाएंगे। डीप गॉर्ज बिल्कुल सही, एकदम मिलेगा। यू टर्न रिवर कोर्सेज ये भी मिलेंगे आपको। पैरेलल माउंटेन रेंज, हिमालय में माउंटेन रेंज पैरेलल ही तो है। स्टीप ग्रेडियंट काउजिंग लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड हमको ज़्यादा मिलता है हिमालयन रेंज में, वेस्टर्न मतलब हमारा जो प्लेटू है उसके मुकाबले। तो 1, 2 एंड 3, 4 चारों के चारों बातें यहाँ पर सही है, चारों के चारों आप पाएंगे हिमालय में। और ये सवाल आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में। क्या ऑप्शन हो गया जी? ऑप्शन हो गया आपका 1, 2, 3 एंड 4, डी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? चलिए अब आते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय कैसे बना आपको मैंने पहले बताया है लास्ट क्लास में। मेन हिमालय क्या है? मेन हिमालय हिमालय का वो पार्ट है जो इंडिया और यूरेशियन कॉन्टिनेंट की बाउंड्री पर बना हुआ है, ठीक है, वो बाउंड्री पर बना हुआ है। मगर जो यूरेशियन लैंड पर बना हुआ, जैसे कि बाउंड्री यहाँ पर है, ये वाली बाउंड्री है, मगर इसके उत्तर में जो आपके बने हुए हैं वो सब क्या हैं? उत्तर में जो बना हुआ है वो सभी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। जैसे कि आपका हो गया कराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये जो तीनों हैं वो ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं, याद रहेगा। ये ग्रेट हिमालय के उत्तर में है, ज़्यादातर वो तिब्बत में पाए जाते हैं, और भारत का जो एरिया है ना वहाँ पर, मतलब हमारा तो बस इतना सा ही है ना, बाकी पूरा इधर है, तिब्बत में है। कराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश रेंज, ये सारे जो एवरेज एलिवेशन है वो 3000 मीटर के आसपास का है, ठीक है। कराकोरम में हमको K2 और गशेरबम मिलता है, लद्दाख में राकापोशी, कैलाश में कैलाश ही है, जस्कर में नंगा पर्वत हमको मिलता है। ये सारे जो रेंजेस और पीक हैं वो इन रेंजेस में आते हैं। ट्रांस हिमालय जो है वो एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के लिए, मतलब कि इस रेंज के नॉर्थ में जो नदी जाती है वो नॉर्थ की तरफ बह जाती है, और इस ट्रांस हिमालय के पश्चिम में जो नदी जाती है वो पश्चिमी भारत की तरफ चली आती है। कराकोरम में ढेर सारे हमको ग्लेशियर मिलते हैं। इसी कारण से देखो, दो पोल है, नॉर्दर्न पोल, साउदर्न पोल, दोनों पोल पर हमको बर्फ़ मिलता है, आइस मिलता है, मगर एक एरिया हमारा हिमालय का भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आइस, स्नो मिलती हैं, इसीलिए इसको दुनिया का तीसरा पोल कहा जाता है। सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पार, ये सारे ग्लेशियर हमको ट्रांस हिमालय में मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने पूर्वांचल हिल की तरफ, जो ईस्ट इंडिया में है ना, सॉरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, वहाँ पर। जैसे कि ये पटकाई बम है, ये मैंने लिया है NCERT से फिगर। पटकाई बम है, नागा हिल है, मीजो हिल है, ये सारे पूर्वांचल हिल के पार्ट हैं। गारो, खासी, जयंतिया नहीं हैं, ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। क्या है? ये पेनिनसुलर इंडिया के हिल्स हैं, हिमालय का पार्ट नहीं है गारो, खासी, जयंतिया। और ये जो गारो, खासी, जयंतिया है वो जनजातियाँ भी हैं। गारो हिल, गारो जनजाति, खासी हिल, खासी जनजाति, जयंतिया हिल, जयंतिया जनजाति, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तीनों जो हिल हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बारिश कराने में वहाँ पर। ये जो आपके सारे माउंटेन है, पूर्वांचल का माउंटेन है, वो ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। ये उसी तरह से बने हैं जिस तरह से हिमालय बना है, टकराने से ही बने हैं। जैसे कि पटकाई बम, नागा हिल, मणिपुर हिल, मिजो हिल, ये सब, इनका जो ऊंचाई है, एलिवेशन है, वो नॉर्थ से साउथ जाने पर डिक्रीज़ करता है, मतलब कि इस पहाड़ का ऊंचाई ज़्यादा होगा, यहाँ पर ऊंचाई थोड़ा सा कम होगा, समझ गए। मतलब कि इस तरह से ढलान होती है, मतलब ढलान इस तरह पर जाने पर घटती है। और ये जो पूरा पूर्वांचल हिल है यही आगे जा कर के म्यांमार में अराकान योमा बनाता है, और उसके नीचे आने पर बे ऑफ बंगाल में डूब जाता है। फिर कुछ दूरी के बाद जाकर के अपना निकलता है और वो अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है ना वो बनाता है,
ठीक है। ये जो तीनों हिल हैं गारो, खासी, जयंतिया, ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट हैं, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। मेघालय प्लाटू भी पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। अब पटकाई बम ये बॉर्डर बनाता है अरुणाचल और म्यांमार के बीच में, ये वाला पटकाई बम। नागा हिल इसका हाईएस्ट पीक है, शरामती, ये वाटरशेड बनाता है इंडिया और म्यांमार के बीच में। मतलब कि जो नागा हिल के वेस्ट में नदी गई वो वेस्ट में गई भारत की तरफ, जो नदी आपके ईस्ट में गई वो म्यांमार की तरफ गई, इसको हम लोग वाटर डिवाइड कहते हैं। मणिपुरी हिल ये मणिपुर और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर है वो बनाता है। और ये जो मणिपुरी नदी है ना उसका सोर्स है मेजो हिल का ब्लू माउंटेन, सबसे ऊंचा पीक है। बस सिंपल सा जीके है, अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आए तो इनका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ देखो, यही आपके पूर्वांचल हिल हैं, आगे जा करके अराकान योमा बनाया म्यांमार में और आगे डूब करके निकला और फिर अंडमान निकोबार माउंटेन के रूप में आगे आया, ठीक है ना। तो ये जो पूरा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो एक्चुअली पूर्वांचल हिल का ही उभरा हुआ रूप है, वोल्केनिक माउंटेन है ये, ठीक है। सब बातें हो गई। मालदीव कोरल आइलैंड है, अंडमान द्वीप जो है वो वोल्केनिक माउंटेन है, यहाँ पर कोरल पाया जाता है, ध्यान सुनिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप कोरल आइलैंड नहीं है, ये वोल्केनिक आइलैंड है, मगर यहाँ पर आसपास में कोरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, तो हमने माउंटेन के बारे में पढ़ लिया, अब हम आते हैं अपने प्लेन पे। जो हमारा प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, वो सबसे यंग है अभी तक, मतलब कि हिमालय के बाद बना हुआ है। जब हिमालय उठने लगा तो नदियाँ जो हैं वो फिर हिमालय को काटती हुई आगे बढ़ीं और फिर इंडियन प्लेट की तरफ आईं, मतलब कि जो नदियाँ हैं वो इस तरफ से काट करके इस तरफ आईं। समझ गए बात। ये जो नदियाँ हैं वो अपने गाद के ज़रिए जो गैप्स क्रिएट हो गया था, जो गड्ढे क्रिएट हो गए, देखो ध्यान से, जब भारत आकर के टकराया यूरेशिया से, जब आकर टकराया ना यूरेशिया से, तो हिमालय बना। हिमालय बनने के साथ साथ यहाँ पर पूरा क्रैक हो गया था, जो पूरा क्रैक्स है ना इस एरिया में वो हो गया था। जैसे ही नदियाँ काट करके आगे की ओर बढ़ीं तो पहले उसने इन सब क्रैक को भरा, क्रैक को अपने गाद से भरा, और ये सारे जो प्लेन थे वो हमारा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन कहलाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो डिपोजिशनल फ्लड प्लेन है वो इंडस के द्वारा, गंगा यमुना के द्वारा, ब्रह्मपुत्रा के द्वारा क्रिएट किया जाता है। इंडस का प्लेन ये वाला है, गंगा यमुना का प्लेन ये वाला है, और ब्रह्मपुत्रा का प्लेन पूरा ये वाला है, आसाम अरुणाचल वाला, ठीक है। एक्सटेंसिव प्लेन है, काफ़ी फर्टाइल है, 10% है केवल दुनिया के एग्रोलैंड का, मगर यहाँ पर 30% जो आपका दुनिया का पॉपुलेशन है वो पाया जाता है। तो इसी कारण से जो भी आपकी स्थितियाँ होती हैं, जैसे कि हाँ इसमें बंगाल का भी काउंट किया है हमने, ठीक है ना। तो बंगाल भी तो है आपका ब्रह्मपुत्रा से बना हुआ, उसके प्लेन से बना हुआ। चलो, अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन है इसके अलग अलग पार्ट हैं। जैसे कि हिमालय से जब नीचे उतरोगे ना तो पहले तुमको मिलता है भाबर। क्या मिलता है? हिमालय की जो नीचे उतरोगे तो हमारा आपको मिलता है भाबर, उसके बाद आता है तराई, फिर आता है भांगर, फिर खादर, फिर आता है रिवर वैली, ठीक है। भाबर क्या होता है? जो माउंटेन के नीचे का पार्ट होता है, फुटहिल के पार्ट, मतलब कि जहाँ पर आपको बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं उसको हम लोग भाबर कहते हैं। नदियाँ जब हिमालय से उतरती हैं प्लेन में तो वो भाबर में मोटे मोटे पत्थरों में खो जाती हैं। आगे जब नदी बढ़ती है तो तराई में वो नदी दोबारा रीइमर्ज होती है। क्लियर बात है। और जो आपका खादर और भांगर है ये फ्लड प्लेन के अगल बगल जो आपके एलुवियल सॉइल है उसका पार्ट है। भांगर का मतलब होता है ओल्ड सॉइल और खादर का मतलब होता है नया सॉइल, क्योंकि ये जो रिवर वैली है इसके बगल में है खादर, मतलब कि ये हर बाढ़ के दौरान ये मिट्टी रिप्लेस होती है, नई होती है। चूँकि भांगर आपका दूर है इसी कारण से ये पुरानी मिट्टी है, पुरानी एलुवियल सॉइल है। ये जो भाबर होता है वो हिमालय का अलुवियल फैन होता है। आपको मैं बता दें कि अलुवियल फैन क्या होता है। जब नदी पहाड़ को काट करके आगे की ओर आती है तो अपना सेडिमेंट पूरा बिखेर देती है, ठीक है ना। इसको हम लोग एलुवियल फैन कहते हैं। ये काफ़ी मोटे मोटे पत्थर होते हैं,
पोरोसिटी इनकी बहुत ही ज़्यादा होती है। पोरोसिटी का मतलब ये होता है कि इससे होकर के पानी कितना बह सकता है, तो पानी खूब बह सकता है, पूरा का पूरा जो नदी होता है वो इस एरिया में गायब हो जाता है। ठीक है ना। ये कल्टीवेशन के लिए उतना अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पर पत्थर खूब सारे पाए जाते हैं। भाबर के जब आगे आएंगे तो आपको आगे जा कर के तराई रीजन मिलेगा। ये जो तराई रीजन है वहाँ पर नदियाँ दोबारा रीइमर्ज होती हैं। क्या होता है, नदी यहाँ पर दोबारा रीइमर्ज होती हैं। स्वाम्प, दलदल, मार्शी यहाँ पर होता है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर हमको मीथेन खूब सारा निकलता है क्योंकि पूरा दलदल है। यहाँ पर जो नदी जो आपके प्रपौध हैं सब दब जाते हैं पानी में। ये मीथेन का एक बड़ा मतलब एक्सट्रैक्टर है यहाँ पे। बैड ड्रेनेज है, साल के जंगल मिलते हैं, जैसे कि बंगाल और बिहार का जो तराई है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, नेपाल के नीचे का जो पार्ट है वो। अब आते हैं भांगर। आपको मैंने बताया कि नदी का जो फ्लड प्लेन है इसके दो पार्ट हैं, पहला है भांगर, दूसरा है खादर। भांगर वो मिट्टी है जो नदी से दूर है, ये ओल्ड फ्लड प्लेन है। जैसे कि अगर आपके शहर में कोई नदी होगी तो ये नदी है, नदी जा रही है, एक तो फ्लड प्लेन यहाँ पर होगा पूरा, है ना। जब भी आपका बरसात का मौसम आता है तो नदी जो है ना अपना पानी इसमें बिखेर देता है। क्या होता है, नदी अपना पानी पूरा फैला देता है। तो ये जो पूरा अथी है ये हर बरसात के मौसम में डूब जाता है, और डूबने के बाद यहाँ पर नई जो मिट्टी है वो जम जाती है। इसके बगल का जो एरिया है वो कहलाता है ओल्ड एलुवियल प्लेन, मतलब कि ये भंगार है, ये खादर है। ठीक है, जो नदी के नज़दीक है वो खादर है, नदी के जो दूर है उसको हम लोग भांगर कहते हैं। क्लियर बात है। चलिए, जैसे कि पंजाब में दयाल, यूपी में खोल, बंगाल में भेल, बिहार में ताल, ये सब कहलाते हैं ये सब। ठीक है, तो यही मेन अंतर है आपके भंगार और खादर में। भांगर जो होता है वो ओल्ड एलुवियम है, खादर है जो नया एलुवियम है। भांगर वाले में हायर कंसंट्रेशन कंकर का मतलब इसमें कंकर के जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, और जो खादर होता है उसके कण बहुत ही महीन होते हैं, ज़्यादा बलुई होता है, और इसमें कंकर कम पाए जाते हैं। खादर जो नदी के नज़दीक होता है। भांगर कम फर्टाइल होता है क्योंकि ये बार बार रिन्यू नहीं होता, पानी तक पहुंच नहीं पाता ना। मगर जो खादर होता है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि इसकी मिट्टी हर साल रिन्यू होती है, नई होती है। भांगर नदी का चैनल से दूर पाया जाता है, मगर जो खादर होती है वो नदी के बगल में ही पाई जाती है। जैसे कि ये है, ये आपका खादर है, ठीक है ना, ये आपका भांगर है, ये खादर है, ये भांगर है। क्लियर है। तो भांगर का थोड़ा सा दूर है और खादर जो है वो नदी के बगल में है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पढ़ना है अब कि जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका 4 डिवीज़न है। राजस्थान प्लेन, ये वाला पार्ट, दूसरा है पंजाब प्लेन, तीसरा है गंगेटिक प्लेन, और चौथा है आसाम प्लेन। ठीक है ना, ये 4 प्लेन हैं। जो आपका राजस्थान प्लेन है बनाया गया है सिंधु नदी के द्वारा, पंजाब प्लेन बनाया गया है सिंधु के द्वारा, गंगेटिक प्लेन गंगा के द्वारा, आसाम प्लेन ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। क्लियर बात है। तो चलिए अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने राजस्थान प्लेन की तरफ, जो कि सिंधु के द्वारा बनाया गया है। जो राजस्थान प्लेन है उसको हम लोग बांटते हैं मेनली 3 भागों में, गंगा सागर रीजन, थार डिजर्ट, और इधर आपका हो गया राजस्थान बागा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लूनी नदी है वो इसको ड्रेन करती है, और ये अरावली के पश्चिम में है, ये अरावली के वेस्ट में है राजस्थान प्लेन। गंगा सागर रीजन इसके उत्तर में है। ये पंजाब प्लेन का ही एक एक्सटेंशन है। ये जो पंजाब प्लेन दिख रहा है ना उसी का एक्सटेंशन है पश्चिम की ओर। ठीक है, यहाँ पर लूनी नदी होती है, और लूनी नदी आगे जा कर के रन ऑफ कच्छ में मर्ज हो जाती है। ये जो आपका डिज़र्ट है राजस्थान का, ये ट्रॉपिकल डिज़र्ट है। ट्रॉपिकल मतलब ये होता है कि ये गर्म डिज़र्ट है। जो आपका लद्दाख है वो कोल्ड डिज़र्ट है। ये डिज़र्ट बना कैसे? सबसे पहली बात, ऑफशोर ट्रेड विंड। जो ट्रेड विंड हैं वो हमारे तरफ आती हैं। अरावली बैरियर पैदा नहीं कर पाता क्योंकि अरावली पैरेलल पर जाता है। चूँकि अरावली इन विंड को रोक नहीं पा रहा है तो यहाँ पर ओरोग्राफिक रेन नहीं होता। ओरोग्राफिक में मैं पढ़ा चुका हूँ अपने
फिर फॉर्मूले में देखो क्या होता है, जब कोई माउंटेन होता है तो माउंटेन पर जब हवाएं चढ़ती हैं तो ये हवाएं ठंडी होती हैं और यहाँ पर झमाझम बारिश होती है। इसको हम लोग कहते हैं ओरोग्राफिक रेन। चूंकि यहाँ पर माउंटेन पर हवा चढ़ ही नहीं रहा है, उसके सट के पार हो जा रहा है, तो इसी कारण से यहाँ पर बारिश नहीं होती। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मिट्टी तो फर्टाइल है मगर यहाँ पर मॉइस्चर नहीं है, इसलिए पूरा मरुस्थल है। अगर हम इसको सिंचाई दे दें तो ये काफ़ी उपजाऊ साबित होता है, इसको हम लोग रिक्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग गंगेटिक प्लेन पर। गंगेटिक प्लेन गंगा से बना हुआ है और इसके 3 भाग हैं। अपर गंगेटिक प्लेन, अपर ये वाला हो गया अपर गंगेटिक प्लेन, दूसरा है मिडिल गंगेटिक प्लेन और तीसरा हो गया लोअर गंगेटिक प्लेन। लोअर वाले में जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है वो सब आता है। ठीक है, आपका जो अपर गंगेटिक प्लेन है ये यमुना से घाघरा तक आता है, यमुना से घाघरा तक पाया जाता है और ये रोहिलखंड प्लेन भी कहलाता है। यहाँ पर काफ़ी सैंडी डिपॉजिट पाए जाते हैं। अपर गंगेटिक कहाँ से कहाँ तक? यमुना से घाघरा तक। जो आपका मिडिल वाला है वो घाघरा के बाद होगा, इसको हम लोग कोसी प्लेन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा, जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है गया, वो इसी प्लेन में आता है। मगध का पूरा रीजन है, अवध का रीजन है, अंग प्लेन है, ये सभी यहीं पर पाए जाते हैं और ये काफ़ी फ्लड प्रोन है। हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है। नॉर्दर्न बिहार जो है, जो उत्तरी बिहार है, यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है क्योंकि कोसी नदी अपना पाथ बदल देता है, अपना रास्ता बदलता है और पाथ अवरुद्ध होने के कारण पूरा का पूरा पानी उसका फैल जाता है और हर साल वो बाढ़ लेकर के आता है। इसका कोर्स शिफ्ट होता रहता है। तीसरा आपका हो गया आसाम प्लेन। आसाम प्लेन बनाया जाता है ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। ब्रह्मपुत्रा भारत की सबसे बड़ी नदी है वॉल्यूम के हिसाब से। ये ब्रह्मपुत्रा निकलती है मानसरोवर झील से और ये अरुणाचल में दिहांग के नाम से इंटर करती है। ठीक है ना, ये इसका जो कोर्स है काफ़ी नैरो है। ये पूरा ढेर सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा करती है और आगे जब जाती है ना आसाम में, तो आसाम में इसका तली ऊपर हो जाता है, मतलब कि सेडिमेंट भर जाने के कारण इसका रिवर चैनल है वो ऊंचा हो जाता है और पूरा पानी फैला देता है अपने आसपास। इसीलिए हर साल बाढ़ लाता है ब्रह्मपुत्रा भी अपने इस इलाके में। क्लियर है बात? तो ये जो पूरा आसाम प्लेन है ये भी आपका फ्लड प्रोन है। तो आपने जो माउंटेन है वो देख लिया, प्लेन देख लिया। अब हम आते हैं अपने पेनिनसुलर प्लेटू की तरफ। पेनिनसुला में कई सारे रीजन है, काफ़ी पुराना ये प्लेटू है। इसके मेनली 8 डिवीज़न है। प्री कैम्ब्रियन एज में ये बना था। इसके 8 कौन से डिवीज़न है? नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड, साउथ सेंट्रल हाईलैंड, सब याद नहीं रखना है। जो मेन आपको बता दूंगा मैं, ईस्टर्न प्लेटू, नॉर्दर्न डेक्कन, साउदर्न डेक्कन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और मेघालय अपलैंड। आपको मैंने बताया ना भाई कि मेघालय अपलैंड मतलब मेघालय प्लेटू और गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों का तीनों पार्ट हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेटू के। ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ये जो आपका नॉर्दर्न, साउदर्न हाईलैंड, जो सेंट्रल हाईलैंड है, ये सब के बारे में ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है ना, ये सेंट्रल हाईलैंड है, डेक्कन प्लेटू है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सब आप देख रहे हैं। ठीक है, कोरमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट। ठीक है, ये सारे आपके प्लेट हो गए। अब आते हैं पहले हम लोग नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड की तरफ। ये अरावली, इसमें अरावली आता है, महाभारत अपलैंड, मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड का जो पूरा रीजन है वो नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड में आता है। अब देखो अरावली जो है वो दुनिया का सबसे पुराने जो फोल्ड माउंटेन है उनमें से आता है। अरावली है तो फोल्ड माउंटेन, मगर समय के साथ ये काफ़ी ज़्यादा इरोड हो गया है। इसी कारण से इसकी ऊंचाई काफ़ी कम हो गई है। हिमालय अभी नया नया है, ठीक है ना, तो नया नया है इसीलिए अभी तक वो पूरा इरोड नहीं हो पाया है, अभी तो खड़ा ही हो रहा है वो। ये जो पूरा पत्थर है वो सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक रॉक पाए जाते हैं। मार्बल और क्वार्ट्जाइट यहाँ पर खूब पाया जाता है। पालमपुर और से लेकर के पूरा दिल्ली रेंज तक ये फैला हुआ है और यहाँ से अरावली रेंज से साबरमती, लूनी, बनास ये नदियाँ निकलती हैं। बनास जो है वो आगे जा कर के चंबल में मिल जाता है और ये चंबल की ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। ठीक है, अब आते हैं जो आपका है वो
साउथ सेंट्रल हाईलैंड पर। यहाँ पर आपका विंध्या रेंज, मालवा प्लेटू और नर्मदा वैली पाई जाती है। नर्मदा वैली पता है ना, ऊपर में विंध्या है, नीचे सतपुड़ा है। देखो यहाँ पे ऊपर में विंध्या है, नीचे में सतपुड़ा है। इसके बीच से आपका ये जो नदी है नर्मदा, ये निकल रही है, ये रिफ्ट वैली से होकर के पास कर रही है। ध्यान सुनना, विंध्या और सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन है। विंध्या एंड सतपुड़ा ये ब्लॉक माउंटेन हैं, मगर जो अरावली था ये फोल्ड माउंटेन था। एक्चुअली विंध्या में पहले फोल्ड ही था, एक्चुअली विंध्या भी पहले फोल्ड ही था, मगर उसमें फॉल्टिंग देखने को मिली। जब फॉल्ट हुआ तो फिर वो ब्लॉक माउंटेन बन गया। तो अब जब पूछे तो बोल देना कि विंध्या एंड सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, उसके बीच की जो वैली है उसको हम लोग रिफ्ट वैली कहते हैं, और इसी वैली से होकर के नर्मदा पास करती है। आपको बताना है कि भारत की कौन कौन सी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से होकर के पास करती हैं। मैं दो का नाम बता रहा हूँ, तापी और नर्मदा। बाकी जो नदियां हैं उनका नाम बताइए कि कौन सी नदियां पास करती हैं रिफ्ट वैली से होकर के। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा विंध्यन रीजन है जो गुजरात से लेकर के पूरा बिहार तक जाता है। ये पूरा रीजन है ना, जैसे कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ तक जाता है, और यहाँ पर हमको रिफ्टिंग देखने को मिलती है विंध्यन रीजन में। ठीक है, आगे आ जाओ। जो आपका विंध्यन रीजन है यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और केन और बेतवा को जोड़ने का काम चल रहा है। क्या चल रहा है? ये केन बेतवा को जोड़ने का काम चल रहा है। इसको हम लोग कहते हैं रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। अगला हमारा है मालवा प्लेटू। मालवा अरावली और विंध्या के बीच में है। देखो यहाँ पे ये अरावली रेंज है, ये विंध्या रेंज है, इसके बीच में मालवा का पठार पाया जाता है। ये सेमी एरिड रीजन है, मतलब सूखा है मगर थोड़ा सा मॉइस्चर थोड़ा सा मिल जाता है, इसलिए सेमी एरिड कहलाता है। यहाँ पर जो खेती की प्रैक्टिसेस थी उतनी अच्छी नहीं थी, सॉइल इरोजन काफ़ी ज़्यादा हुआ, गली इरोजन हुआ। इसी कारण से वहाँ पर चंबल का जो बैडलैंड है वो डेवलप हो गया। चंबल की जो पूरी घाटी है ना वो डेवलप हो गई। इसको हम लोग पहले खाना देश के नाम से भी जानते थे, मालवा प्लेटू को, मालवा के पठार को। अब हम आते हैं अपने ईस्टर्न पठार की तरफ, जहाँ पर राजमहल हिल, महानदी बेसिन, दंडकारण्य, छोटा नागपुर पठार, गड़जात हिल, बघेलखंड। बुंदेलखंड पहले था, ये बघेलखंड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सब पाए जाते हैं। जो पठार है छोटा नागपुर का, यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि नॉर्थ कोयल, दामोदर, सुवर्णरेखा, साउथ कोयल नदी। ये सभी नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। ये देख रहे वाला, यहाँ से निकलती हैं। साउथ कोयल ये हो गया, नॉर्थ कोयल नदी ये हो गया, ये जो दिख रहे हैं आप ये वाला, ठीक है ना, और ये हो गया आपका सुवर्णरेखा नदी। तो तीन नदी, एक, दो और जो तीन नदी है वो निकल रहा है यहाँ से। ठीक है ना, और ये देखो दामोदर, दामोदर जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो चार नदियाँ हैं वो यहाँ से निकलती हैं छोटा नागपुर प्लेटू से। मेघालय का जो पठार होता है इसके बीच में एक गैप है। क्या है? जो मेघालय का पठार है, देखो ध्यान से, राजमहल हिल और गारो हिल के बीच का जो रीजन है वो धंसा हुआ है, डाउन वार्प्ड है, सबसाइडेड कहते हैं इसको। एक गैप क्रिएट हुआ है। जो गैप है देखो यहाँ पर, ये राजमहल हिल है, ये राजमहल हिल है, ये गारो हिल है। इसके बीच का ये जो एरिया है ये धंसा हुआ है, इसी को हम लोग मालदा गैप कहते हैं। मालदा के नाम से एक आम भी आता है, मालदा आम, ये मालदा गैप है। ठीक है, ये जो पूरा हमारा मेघालय का पठार है वो इंडिया से कटा हुआ है, मतलब ये पार्ट पेनिनसुलर इंडिया का ही है, मगर छोटा नागपुर प्लेटू से कटा हुआ है इस मालदा गैप के जरिए। ठीक है, ये देखा आपने। ये जो आपका मेघालय का प्लेटू है, इसका सबसे बड़ा खास बात यह है कि जब मानसून की विंड आती हैं तो उसको रोकता नहीं है वो। मानसून की जब विंड आती हैं तो इसको रोकता नहीं है वो, मगर ये हवाएं इस पहाड़ों से रोल करके जाती हैं। ये जो हवाएं हैं, मानसून की जो हवाएं हैं, वो गारो खासी जयंतिया पहाड़ों से हो करके जाती हैं और एक फनलिंग इफेक्ट पैदा करता है। मतलब कि जैसे कि मान लो कि तीन आदमी खड़ा है और उधर से कोई आदमी आ रहा है, तो अगर इनके तीनों आदमी के बीच से जाएगा तो टकरा के जाएगा,
तो इन टकराने से एक जो फनलिंग इफेक्ट है पैदा होता है और वहाँ पर खूब सारी बारिश होती है। ये हैवी रेनफॉल होता है, मगर फिर भी वहाँ पर पानी इकट्ठा करने का कोई ज़रिया नहीं है, इसी कारण से वहाँ पर वाटर शॉर्टेज पाया जाता है। मतलब जो वाटर बॉडीज़ है ना, उनका अभाव मिलता है, नदी नाले तालाब पोखरे सब चीज़ का। तो यहाँ पर ये मेन समस्याएं हैं। अब आ जाओ डेक्कन ट्रैप की तरफ। डेक्कन ट्रैप कैसे बना था? डेक्कन ट्रैप बना था जब भारत का ये प्लेट जब मूव कर रहा था यूरेशिया की तरफ, तो बीच में एक रियूनियन आपका ये था, रियूनियन एक हॉटस्पॉट था। होता क्या है कि ये जो हॉटस्पॉट होता है ये अपना लावा फेंकता रहता है, लावा ऊपर की ओर फेंकता रहता है। मान लो कि आपका यूरेनियन हॉटस्पॉट है, ये लावा फेंक रहा है। अगर मैं इसके ऊपर से होकर पास करूँगा तो लावा मेरे ऊपर आ जाएगा। यही हुआ, ये जो हॉटस्पॉट है अपना लावा फेंक रहा था, भारत का जो पूरा प्लेट है वो इस तरफ से मूव कर रहा है, जा रहा है टकरा यूरेशिया से। तो ऐसे ही यहाँ पर पहुँचा ना, तो जो पूरा जो ट्रैप है यहाँ पर पूरा लावा जम गया और यही हमारा डेक्कन प्लेटो का निर्माण किया। ये पूरा लावा बेसाल्टिक होता है और ये ट्रैप की तरफ दिखते हैं, मतलब जो सीढ़ियाँ होती हैं ना उसकी तरफ दिखता है। देखो किस तरह से दिखता है, ये दिख रहा है आपको। ऊपर का जो फ्लो है वो लावा फ्लो है, ऐश बेड्स हैं। तो ये पूरा इसी हॉटस्पॉट से बना हुआ है, ठीक है। अब देखो अगला हमारा है सतपुड़ा रेंज। इसमें मैकाल, महादेव हिल, अमरकंटक प्लेटू ये सब आते हैं। राजपीपला, गवलीगढ़ ये सब आपके यहाँ पर आते हैं नॉर्दर्न डेक्कन में। दिख रहा है वाला, ये सतपुड़ा प्लेन है, सतपुड़ा रेंज है ये वाला। ये महाराष्ट्र प्लेटू है नीचे में, ठीक है। हमारे जो विंध्यन रेंज हैं वो कंटिन्यूअस है एक तरह से, मतलब वो लाइन से है, मगर सतपुड़ा कंटिन्यूअस नहीं है, ये अलग अलग पहाड़ों में बटा हुआ है। देख रहे हो वाला 1 2 3 4 इस तरह से टूटा हुआ है। अमरकंटक प्लेटू जो है वो मैकाल रेंज के ईस्ट में है। यहाँ से नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं। अमरकंटक प्लेटू से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। बैतूल प्लेटू से तापी, पेंच और वेनगंगा निकलता है। वेनगंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नदी है। आगे जब जाएगा ना वेनगंगा तो जाकर के वो गोदावरी में जाके मिल जाएगा। ये जो लेक्चर है वो कम से कम आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, तब आपको पूरी बातें याद रहेंगी। अधिकांश चीज़ें यहाँ पर फैक्चुअल हैं, ये है वो है, यहाँ ये नदी है, ट्रिब्यूटरी है, इसके अलावा कुछ है नहीं। चूँकि ये पूरा का पूरा चीज़ फैक्चुअल है, इसी कारण से आपको कम से कम 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब बातें जा करके आपको याद रहेंगी कि हाँ ये जो आपका सतपुड़ा रेंज है वो कंटिन्यूअस नहीं है, विंध्या रेंज है वो कंटिन्यूअस है। ये सब फैक्ट हैं, समझ के बात। तो इसी कारण से थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है कि सर ये पूरा फैक्ट बता रहे हैं, दिमाग वैसा हो गया एकदम, मगर पढ़ना पड़ेगा। सवाल पूछता है यूपीएससी और पूछा तो पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। अब थोड़ा बहाना मारे हैं कि नहीं सर फैक्चुअल है तो हमको नहीं पढ़ेंगे, मन नहीं लगता पढ़ने में। पढ़ना पड़ेगा, कुछ सवाल आते हैं इससे, ठीक है। चलो सवाल देखो अब यहाँ पे अगला, इनमें से कौन सी नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं? बड़ा भारी सवाल है क्या? सोन है और एक और कौन सा है? नर्मदा है। यही था ना जी, अमरकंटक से एक तो नर्मदा है, एक सोन नदी निकलती है। तो फैक्ट है, याद कर लिया तुमने, तुम्हें इसमें आंसर दे दिया, हो गया तुम्हारा नदी। ये आपका नर्मदा। तापी कहाँ से निकलता है? तापी कहाँ से निकल रहा था? जो अगला पठार था वहाँ से निकल रहा था, बैतूल प्लेटू से। जो बैतूल पठार है वहाँ से तापी, पेंच, वेनगंगा निकल रहा है। तो ये जो आपकी नदियाँ हैं याद कर लीजिएगा। अगला बार पूछ देगा तापी, ठीक है ना, या फिर अगला बार पूछ देगा कि इनमें से कौन सी नदियाँ ऑरिजिनेट होती हैं बैतूल से। बैतूल प्लेटू से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा आपका? तापी, है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको आगे चेंज कर दिया जाएगा क्योंकि अभी पूछा अमरकंटक, फिर पूछ देगा आपको बैतूल प्लेटू। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका है साउदर्न डेक्कन, जहाँ पर कर्नाटक धारवाड़ प्लेटू पाया जाता है। ये बहुत ही पुराना लैंडफॉर्म है। इसके बाद नीचे में तेलंगाना प्लेटू पाया जाता है। साउदर्न डेक्कन के 2 भाट हैं, एक है कर्नाटका वाला, एक है आपका तेलंगाना प्लेटू। जो धारवाड़ प्लेटू है ये काफ़ी मेटलिक मिनरल रिच सोर्स है, जहाँ पर हमको आयरन वगैरह सब कुछ मिलता है, जैसे कि शिमोगा,
तुमकुर, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, ये सब मिनरल रिच रीजन हैं। यहाँ पर कई सारे जो आपके मिनरल हैं, आयरन ओर हैं, ये सब यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ वेस्टर्न घाट की तरफ। वेस्टर्न घाट पूरा का पूरा एक माउंटेन रेंज ही है जो आपके 5 राज्यों के पास करता है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटका और केरला, इन सब से होकर के ये जो घाट है पास करता है। गोवा भी यहाँ पे लिख लेना। अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये सभी हिल्स हैं यहाँ पे। अनाईमुड़ी सबसे ऊंचा पीक है हमारे वेस्टर्न घाट का, और यहाँ पर मेनली 2 घाट हैं, मतलब 2 पासेज हैं, थाल घाट, भोर घाट। क्या हैं? 2 दर्रे हैं यहाँ पर, थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट जोड़ता है मुंबई को नासिक से, भोर घाट जोड़ता है मुंबई को पुणे से। तो ये वेस्टर्न घाट के बारे में है जो हमारे वेस्ट में पाया जाता है। अगला आपका है ईस्टर्न घाट जो कि ईस्ट में पाया जाता है। अच्छा, एक बात और, वेस्टर्न घाट का जो रेनफॉल पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर कर्नाटका वाले एरिया में होती है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर कर्नाटका वाले एरिया में होती है। केरला में जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर सिंगल पहाड़ है। क्या है? सिंगल पहाड़ है। मानसून विंड को ये रोक नहीं पाता, पार हो जाता है, इसीलिए उतना ज़्यादा यहाँ पर बारिश नहीं होती। मगर जो कर्नाटका का रीजन है वो कंटिन्यूअस है। यहाँ पर जो हवाएं हैं ना, इसको पार होने पूरा नहीं देता, और जब पहाड़ के ऊपर चढ़ता है हवा तो बारिश करा देता है। ओराफ रेनफॉल, जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है वो यहाँ पर करा देता है। चलिए, अब हम आते हैं अपने ईस्टर्न घाट की तरफ। ये काफ़ी डिसकंटिन्यूअस रेंज है। वेस्टर्न हिमालय से ये नीचा है, मतलब कि वेस्टर्न घाट जो है वो ज़्यादा ऊंचा है ईस्टर्न घाट से। यहाँ पर नॉर्दर्न सिरकार, नल्लामल्ला हिल्स, पालाकोंडा, जवादी हिल और शिवरॉय हिल, ये 5 पाए जाते हैं। शिवरॉय, जवादी, पालाकोंडा, नल्लामल्ला हिल और नॉर्दर्न सिरकार, ये 5 पार्ट हैं ईस्टर्न घाट के। आपको जवाब देना है ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पीक कौन सा है। जैसे कि वेस्टर्न घाट का अनाईमुड़ी था, ईस्टर्न घाट का कौन सा है आप ये बताएंगे। चलिए, एक बात, यहाँ पर लेटराइट सॉइल मिलता है और बॉक्साइट डिपॉजिट के कारण यहाँ पर काफ़ी सारे मिनरल पाए। बॉक्साइट क्या होता है? इससे हम लोग एल्युमिनियम निकालते हैं। पॉस्को प्लांट यहाँ पर नियामगिरी में लगा हुआ है। मलयगिरी, नियामगिरी, बाफलाई मली, जो पंचपटी मली है, ये सब आपके बॉक्साइट डिपॉजिट के सोर्सेज हैं। यहाँ पर हमको ये सब बॉक्साइट के रिजर्व मिलते हैं। अगला आपका है सॉदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। ये वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। नीचे के जो पहाड़ है ना, जैसे कि अन्नामलाई है, अन्नामुड़ी अलग है, अन्नामलाई अलग है, याद रखना। पलानी है, कार्डामोम हिल है, ये सभी सॉदर्न हिल कॉम्प्लेक्स में आते हैं। ये ना तो ईस्टर्न घाट का पार्ट है ना ही वेस्टर्न घाट का पार्ट है, क्योंकि ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है वेस्टर्न घाट आकर के। यहाँ अगर ख़त्म हो गया और ये पहाड़ सब नीचे पाए जाते हैं। हाँ, जो नीलगिरी है ना, नीलगिरी पे आकर के वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट दोनों आकर मिलता है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों आकर के नीलगिरी पर मिलता है। ठीक है, तो ये है हमारे यहाँ सॉदर्न जो है वो पाल घाट या नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। और यहाँ पर कई सारे जो है ना स्टेशन पाए जाते हैं। देखो, चूँकि ये पूरा एरिया हिली है, हिली रीजन है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर कमता है, आपको पता है। इसी कारण से नीलगिरी का जो पूरा पहाड़ी एरिया है वहाँ पर तापमान कम पाया जाता है। जैसे कि ऊटी मिलता है, अन्नामलाई में मुन्नार, पलानी हिल में कोडनकलाई, ये जो एरिया हैं वो सारे हिल स्टेशन है, वहाँ पर ठंडा मिलता है, मतलब कि तापमान उसका कम होता है। चलो, एक सवाल देखना, यहाँ पर पूछा है आपसे कि ये जो हिल्स हैं इसको आपको अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ की ओर। अरेंज कर लेंगे। नीलगिरी, जवादी, अन्नामलाई, कार्डामोम, क्लियर बात है। तो यहाँ पर आपका जो ये देखो, सबसे पहले क्या है, ये नल्लामला सबसे उत्तर में है ना, सबसे ऊपर नल्लामला है और सबसे अंतिम में कार्डामोम है, सबसे अंतिम में कार्डामोम है। तो नल्लामला यहाँ पर है, यहाँ पर है, मैंने बी एलिमिनेट कर दिया, डी एलिमिनेट कर दिया। अन्नामलाई यहाँ पे, ठीक है ना, कार्डामोम यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पर अन्नामलाई तो है ही, ठीक है। और इसके ऊपर आपको पाया जाता है नीलगिरी।
जवादी के ऊपर है ना, नीलगिरी के ऊपर में है जवादी, तो जवादी यहाँ पर है, नीलगिरी देखो यहाँ पर दे दिया, तो आपका ए कट गया क्योंकि नीलगिरी जो है वो जवादी के साउथ में है। आपका आंसर क्या आ गया? सी। अच्छा, ये आपको एग्जाम हॉल में मैप तो मिलेगा नहीं, याद रखना पड़ेगा। तो इसको आप जब देखेंगे बार बार कि सबसे नीचे में कार्डामोम है, ऊपर में आपका नल्ला मल्ला है, उसके बीच में जवादी, नीलगिरी और पलानी पाया जाता है, आपको चीज़ें याद रहेंगे। मैप को बार बार निहारना है, भारत के मैप को। जो महेंद्रगिरी पर्वत है वो कहाँ पर है, महादेव हिल कहाँ पर है, सवाल पूछ देता है। महादेव हिल, फिर वहाँ पर जो पुष्पक जो झील था एक, वहाँ पर उस पर सवाल पूछ दिया था यूपीएससी ने, ठीक है ना, 2015 या 16 में सवाल पूछा गया था। तो इस तरह क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी से, तो आपको यहाँ पर ये सब बातें ध्यान में रखनी है। ये आपके हिल्स हैं साउथ इंडिया के। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मीट। आसान सवाल है। आपका जो नीलगिरी है यहाँ पर मिलता है, आपको मैंने बताया अभी। ये सवाल 2008 का था, जहाँ पर वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मिलता है वो कौन से होती हैं, वो नीलगिरी हिल्स होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? नीलगिरी हिल। अगला देखो, दिख रहा है आपको ये वाला, ये नीलगिरी हिल है। अगला सवाल देखिएगा, प्रीलिम्स 2005 का है। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली लोअर इन द नॉर्दर्न रीजन, अनाईमुड़ी इज हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट। तीसरा कह रहा है तापी लाई साउथ सतपुड़ा, ठीक है, तो सही बात है। नर्मदा, यहाँ पर देखो, ये जो वेस्टर्न घाट का नॉर्दर्न रीजन है वो लोअर नहीं है, वो हाइयर है। क्या है? ये हाइयर है, इसी कारण से पहला गलत है, बाकी बी, सी और डी जो है वो तीनों सही हैं। नर्मदा और तापी तीनों रिफ्ट वैली में पास होती हैं। ताप्ती जो है वो सतपुड़ा के दक्षिण में से गुजरता है, और अनामुड़ी हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का। तो मैंने बता ये फैक्ट, तो आपके 3 फैक्ट है। देखो, फैक्ट बेस्ड सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। ये कुछ भी कहो, पढ़ना तो पड़ेगा ही, मन मार के पढ़ो, हंस के पढ़ो, रो के पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा आपको, ये सब आपको रटना पड़ेगा। बार बार पढ़ेंगे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में लॉजिक था, यहाँ पर फैक्ट ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं बताया कि क्या इंपॉर्टेंस है पेनिनसुलर प्लेटो का। सबसे पहली बात, ये काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये है कि इस प्लेट के नीचे कोई भी एक्टिव कन्वेक्शनल सेल नहीं है। ये क्या होता है, कन्वेक्शन सेल जो है ना, प्लेट को मूव करता है, या तो कन्वर्ज कर देगा या तो डाइवर्ज कर देगा। यहाँ पर मिनरल मिलते हैं हमको, आयरन, लाइमस्टोन, बॉक्साइट। 98% गोंडवाना कोल का हमको पेनिनसुलर प्लेटो में ही मिलता है। यहाँ पर काली मिट्टी मिलती है, जहाँ पर कपास की खेती होती है, शुगर केन उपजाया जाता है, गन्ना बहुत बेहतरीन होता है वहाँ पे। प्लांटेशन क्रॉप जैसे कि चाय, कॉफ़ी, रबर, मसाले, कैश्यू, काजू, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर आपकी पैदा करी जाती हैं। तो अभी तक हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। एक बात रह जाती है हमारे कोस्टल प्लेन की, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे सवालों के ज़रिए। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज़्यादा चौड़ा है, वेस्टर्न वाला ज़्यादा पतला है। जैसे कि एक आपका इमर्जिंग है, एक आपका सबमर्जिंग है, ये सवाल के ज़रिए बेहतरीन ढंग से हो जाएगा, तो उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये था इंडिया का फिजियोग्राफी, थोड़ा सा फैक्ट था, कम से कम 2 बार 3 बार देखिएगा। खाना खाते टाइम में, कुछ करते टाइम में आपको देख लेना है, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सवाल इतना सही आता है, आपको बस बाबा रिवाइज करना है। और मैप ध्यान से देखना है आपको, मैप नहीं देखेंगे सवाल नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि अरावली, विंध्या, सतपुड़ा किस रेंज में है। नॉर्थ से साउथ में जब जाएंगे तो आपको कौन कौन से माउंटेन्स मिलेंगे, ये सब आपको बैठ करके देखते रहेंगे ना, तब चमकेगा आपको। एग्जैक्ट पता ना हो, मगर आप एलिमिनेट करने लायक नॉलेज प्राप्त कर लें, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थी बातें हमारे आज के लेक्चर की। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज, सॉइल, इन सब के बारे में। पूरा भारत की ज्योग्राफी को हम लोग कवर करेंगे बेहतरीन ढंग से। उसके बाद आपके लिए आएगा इन्वायरमेंट का लेक्चर। अच्छा लगे तो लाइक, खराब लगे तो डिसलाइक। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।